चलिए जी, शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर, जो बहुत ही मेहरबान और कुल्ले-शन कदीर है। आप में से कोई खेल रहा है इसके साथ, काइंडली अपने हाथों को रोकिए ताकि मैं आप लोगों को पढ़ा पाऊँ। मुझे ये नहीं पता कि होस्ट अथॉरिटी में आप लोगों से कैसे लूँ। इसको गंदा ना कीजिएगा। आज का जो हमारा सेशन है, दिस इज नो हाउ सेशन अबाउट करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स एक कंपलसरी सब्जेक्ट है CSS PMS के अंदर, और कहीं ना कहीं इसको मुश्किल सब्जेक्ट जाना जाता है। आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इसको आसान से आसान बना के आपको समझाऊं, कि ताकि जब आप इसकी तैयारी शुरू करें तो इट वुड फील एज इफ इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर यू पीपल। 100 मार्क्स का पेपर है। इसको GK 1, GK 2, GK 3 के अंदर से एक जनरल नॉलेज का पेपर है CSS में। इन तीनों को मिलाकर आपने 120 मार्क्स लेने होते हैं। मेरे इसमें 68 थे। मैं कोई इतना काबिल बंदा नहीं हूँ, एवरेज हूँ। तो मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि आप लोग भी 65, 68, 70 मार्क्स तक ले लें। बहुत आसान कुछ स्टेप्स हैं, उनको आप फॉलो करेंगे तो इट वुड बी पॉसिबल फॉर यू पीपल टू अटेन गुड मार्क्स इन इट। करंट अफेयर CSS के अंदर जो पेपर है उसके दो पार्ट्स होते हैं। नॉर्मली ऐसे के अलावा तमाम पेपर्स के दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 30 मिनट्स का ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, जिसके अंदर सवालात डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर कि इस्लामोफोबिया, एंटी इस्लामोफोबिया डे कब मनाया जाता है, या अफगानिस्तान से तालिबान कब चले गए थे, USSR कब डिसइंटीग्रेट हुआ था, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें। कैपिटल्स पूछा जाता है आपसे कि न्याय प्यादाव किसका कैपिटल है, बंदर श्री भगवान किसका कैपिटल है। ठीक है। उसके अलावा लंदन किसका कैपिटल है, इस्लामाबाद, काबुल, तेहरान, ठीक है, या मिन्स्क कहाँ का कैपिटल है, वगैरह वगैरह। इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स, यूनाइटेड नेशन कब बना, लीग ऑफ नेशन क्या था, कब बना, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं। किताबों के ऑथर्स के नाम, कि पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री किसने लिखी है, नाउ और नेवर किसकी किताब है, कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन किसकी किताब है। सिर्फ एंड में सवाल पूछिए। दिस इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। मुझे लगा पता नहीं आप क्या मसला हुआ है, यू जस्ट ब्रोक माय lecture in the middle and you're asking question, that too a very silly question. I would request you to be a little bit polite, all of you. एंड में मैं आपको टाइम दूंगा, और टाइम के बाद उस टाइम पे आप पूछ सकते हैं। इंटरनेशनल डेज आपसे पूछी जाएंगी। ठीक हो गया। सब्जेक्टिव जो पार्ट होता है, सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर करंट अफेयर से आप ये बात समझिएगा कि कौन कौन से इसमें करंट अफेयर की चीज़ें पूछी जाएंगी। एक तो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जो इंटरनेशनली ग्लोबल जो चीज़ें हो रही हैं, जो डायनेमिक्स, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल या जियो पोलिटिकल, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी से रिलेटेड। मैं इसीलिए कहता हूँ कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो पढ़ेगा उसके लिए करंट अफेयर को समझना और लिखना निहायत ही आसान होगा। ठीक। उसके बाद नेशनल करंट अफेयर की चीज़ें, कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। अब यहाँ पे ये आपका जो सब्जेक्ट है, ये आपका ओवरलैप करेगा पाकिस्तान अफेयर्स के साथ, क्योंकि पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर 80% चीजें पाकिस्तान करंट अफेयर्स या नेशनल करंट अफेयर्स की चीजें होती हैं। तो CSS को मैं पहले दिन से आप लोगों से ये बात अर्ज कर रहा हूं कि CSS को आप टोटलिटी में देखें, आप सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट अप्रोच ना रखें।
सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट अप्रोच आप रखेंगे तो उससे आपको नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। 6 महीने का काम साल, साल का काम 2 साल, और फिर इवेंचुअली आप आपकी होप खत्म हो जाएगी और फिर आप सीएसएस नहीं कर पाएंगे। लिहाजा सीएसएस को टोटलिटी अप्रोच के साथ देखें। यहाँ पे कोई भी चीज अलग नहीं होता। आप कभी भी सब्जेक्ट्स वो सेलेक्ट नहीं कर सकते जिनका आपस में कोई कनेक्शन ना हो। हमेशा कनेक्शन ढूंढे चीजों में, ताकि आप एक तीर से 3-4 शिकार कर सके। फिर उसके बाद रीजनल पॉलिटिकल डायनेमिक्स, कि एशिया में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, बिलखुसूस इंडो पैसिफिक, इंडियन ओशन और पैसिफिक में, हमारे इर्द गिर्द जो मसले हैं, मिडल ईस्ट में रीजनल जो हॉट टॉपिक्स हैं या डायनामिक्स हैं उनके बारे में। फिर फाइनली इंटरनेशनल जो आपके हॉट टॉपिक्स हैं, हर साल या कुछ सालों के लिए चंद टॉपिक्स बहुत हॉट टॉपिक्स होते हैं, जिस तरह चाइना और यूएसए का जो कॉन्फ्लिक्ट है पैसिफिक के अंदर, इंडियन ओशन के अंदर, ठीक है, मिडल ईस्ट के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, अफ्रीका में, यूरोप में, अमेरिकाज में, राइट। ये इंटरनेशनल हॉट टॉपिक्स को भी हम तैयार करेंगे और इनके बारे में पूछा जाता है। अच्छा, इससे पहले कि सवाल को कैसे हल करते हैं, इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। लोग करंट अफेयर्स में फेल क्यों होते हैं या समझ क्यों नहीं पाते चीजों को? वो इसलिए कि आप किसी भी टॉपिक को उठा के आप 10 दफा भी इसको पढ़ लें। हमारी अप्रोच क्या होती है पाकिस्तान की, कि हम चीजों को बस रट्टा लगा लें, जैसे मेमोराइजेशन अप्रोच हमारी होती है। सीएसएस के अंदर मेमोराइजेशन अप्रोच कभी भी आपके काम नहीं आता। आप स, आपकी तैयारी इस तरह होनी चाहिए कि आप सवाल को देखें पेपर में और वहीं बैठे बैठे आप उसका जवाब बनाएं। दिस इज कॉल्ड सीएसएस। कोई भी चीज आप मेमोराइज नहीं कर सकते, कोई भी चीज। इवन जो डेट्स आपकी होती है, इंपॉर्टेंट डेट्स, उनको भी आप बार बार जब किताबें पढ़ेंगे, ओवरलैपिंगनेस होगी आपकी चीजों में, सब्जेक्ट्स आपके कनेक्ट होंगे, तो आप बार बार उनको पढ़ेंगे तो वो एक आपके लिए रिडंडेंसी बन जाएगी और आपको वो चीजें आप नहीं भूलोगे। याद करना, आंखें बंद करके इस तरह एक दफा पढ़ के फिर आंखें बंद करके दिमाग में उसको, योर माइंड इज रीडिंग इट आउट लाउड, फिर उसके बाद पेपर में उसको लिखना ऐसे आंखें बंद। इस अप्रोच से निकल आए, इस अप्रोच से निकल आए, राइट। अब दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर को उस वक्त तक आप नहीं समझ सकते कि जब तक आपको हिस्टोरिकल नॉलेज ना हो। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं सबसे पहले हिस्ट्री, थोड़ी बहुत हिस्ट्री समझाऊं कि भाई हुआ क्या था। आज यहाँ पे हम पहुंचे, मिसाल के तौर पर रूसो यूक्रेन वॉर है, हम वॉर तक पहुंचे हैं, तो ऐसे ही तो नहीं होता ना कि कोई मुंह उठा के जाके वॉर कर ले। कुछ स्ट्रेटेजिक इश्यूज होते हैं, कुछ आपके हिस्टोरिकल इश्यूज होते हैं, कुछ आपके ज्योग्राफिकल इशू होते हैं, ठीक है, कुछ इकोनॉमिक इशू होते हैं, कुछ पॉलिटिकल इशू होते हैं। मैं जहां भी जाता हूं, जितने भी मैंने टीचर्स को देखा, पॉलिटिकल इशू समझा के चले जाते हैं। इट इज वेरी रॉन्ग। आप पहले स्टूडेंट का हाथ पकड़ के आप उसको, जितनी भी उसकी कॉजेज हो सकती हैं, पॉसिबल कॉजेज, उनका नो हाउ दें, फिर उसको लाके करंट सिनेरियो उसको समझाएं। ऐसे करंट सिनेरियो किसको समझ आएगी? हमें तो, हम जब पढ़ते थे तो हमें नहीं समझ आए। उस्ताद पढ़ाता था, चला जाता था, हम घर आके सर्च करते रहते थे कि भाई ये हुआ क्या है, राइट। हमेशा ये याद रखिएगा, जब भी कोई भी करंट अफेयर की कोई चीज या कोई करंट सिनेरियो दरपेश आए, वो ऐसे ही आउट ऑफ नोवेयर, इट डज नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस। इट हैज सर्टेन हिस्टोरिक, जियोस्ट्रेटेजिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड अदर रिलेटेड बैकग्राउंड्स, और उन बैकग्राउंड को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। उनको आप समझेंगे, फिर उसके बाद आप करंट सिनेरियो आपको बताया जाएगा, तो आखिरी चीज जो आप करेंगे रोज, दैट इज क्रिटिकल एनालिसिस। करंट अफेयर क्रिटिकल एनालिसिस के बगैर कुछ भी नहीं है। और करंट अफेयर को ये सब कुछ समझाने के बाद भी अगर आपका इंटरनेशनल रिलेशंस आपने नहीं रखा, तो आपके लिए चीजें बहुत मुश्किल होने वाली है। आपको वैसे भी इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना पड़ेगा इन चीजों को समझने के लिए। इसीलिए मैं बारहा कहता हूं, आप जहां भी पढ़ें, जिस टीचर से भी पढ़ें, जिस एकेडमी में पढ़ें, इंटरनेशनल रिलेशंस लाजमन अपना अपना ऑप्शनल आपने रखना है। इट इज अनडाउटेडली द मदर ऑफ सीएसएस, ठीक।
अच्छा, सवाल कैसे, सवाल को समझा कैसे जा सकता है? बहुत सी चीजें, मैंने बहुत से पेपर्स मेरे सामने आते हैं, मैं चेक करता हूँ फ्रॉम वेरियस एकेडमीज। अपने स्टूडेंट्स पे मैंने देखा है, दोस्तों में देखा है, खुद भी इस चीज को हमने फेस किया था किसी जमाने में। सवाल को हम नहीं समझते, वो आपसे पूछ कुछ रहा होता है, आप उसका जवाब कुछ दे रहे होते हैं। सीएसएस 2023 का सवाल आप लोगों के सामने है। डिस्कस द कोर कॉजेज ऑफ रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन which have considerable socio-economic, political, and strategic consequences on the world. Explain its devastating impact on Pakistan and its several lessons for the country's survival. अच्छा, कोई भी आप मुझे ये बताएं सवाल में पूछ क्या रहा है? Anyone can speak. Everyone can speak. अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, इसमें जो है ना वो पूछ रहे हैं भी जो रशिया और यूक्रेन का मसला सर, उसका जो पाकिस्तान का ऊपर इम्पैक्ट, और सर जो है ना भी दूसरी कंट्री को उससे क्या सबक सर लेना चाहिए सर? नहीं समझा, सर भी दोबारा। जैसे सर रशिया रशिया और यूक्रेन का सर मसला बना हुआ है सर, भी वो इन्वेजन उनकी हुई है सर, उसका जो इम्पैक्ट है सर, वो जैसे पाकिस्तान पे जो उसका जो डेवेस्टेटिंग इम्पैक्ट है सर, वो बताना है। और सर भाई जो कंट्री कैसे सर्वाइवल कर सकती है सर, भाई भाई दूसरी कंट्रीज के लिए क्या सबक देता है सर ये जो वाकया हुआ सर? नहीं अदनान, एक 3 इंक्वायरीज में से एक आपकी ठीक है, कोई और बताना चाहेगा? Sir, basically, this question asks that what is the cause that Russia has invaded Ukraine, and what are the effects of this war in light of the socio-economic, political, and strategic consequences on the world? Like, how does this war affects these things, and how does it have an effect on the world? And then it also asks an impact on Pakistan and the lessons which can be learned from it. ठीक, एक चीज, एक गलती आपने बीच में कर दी, बाकी तीनों आपने बता दिए। इम्पैक्ट नहीं पूछा हुआ इसने, कोर कॉजेज और फिर पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट्स। ठीक हो गया, ये आपको समझाने के लिए इसने बोला है विच हैज कंसिडरेबल सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेस। इट्स नॉट आस्किंग यू टू एक्सप्लेन देम। ठीक है, तीनों आपने इंक्वायरीज बताई, लेकिन एक उसमें ऐड कर दिया। ये वक्त के साथ भी लर्न इंशाल्लाह। और खैर, इन्होंने बता दिया। देखिए, सवाल के अंदर सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन का आपकी हेडिंग होगी, चंद 9-10 लाइंस में आप एक थोड़ा बहुत ना उसके बारे में एक नो हाउ देंगे कि भाई ये हुआ क्या है, मैं इस पे क्या बात करने जा रहा हूँ, चंद सेंटेंसेस में। फिर उसके बाद जितनी भी आपके पास इंक्वायरीज होंगी, हर किसी क्वेश्चन में एक इंक्वायरी होती है, किसी में, अब ये क्वेश्चन इसमें 3 इंक्वायरीज हैं, 3 इंक्वायरीज। पहली इंक्वायरी, कोर कॉजेज, इट्स आस्किंग यू टू टेल, डिस्कस कोर कॉजेज। एक सेकेंड, लेट मी ओपन। गिव मी अ सेकेंड। देखिए, डिस्कस द कोर कॉजेज ऑफ रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन विच हैव कंसिडरेबल सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेस। कॉजेज का पूछ रहा है कि वो कॉजेज बताओ कि जिनकी वजह से वॉर हुई और वॉर की वजह से ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस दुनिया के ऊपर आए। तो आपने कॉजेज बताने, कॉजेज, देयर कुड बी मेनी कॉजेज। ठीक है, और ये जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं डिटेल में तमाम आपको इसके कॉजेज बताऊंगा। और मजे की बात ये है कि वंस यू लर्न द कॉजेज ना, फिर उसके बाद क्रिटिकल एनालिसिस करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं। दूसरा इसका आपकी इंक्वायरी नंबर 1, कॉजेज। तो कॉजेज बताएं जिसकी वजह से एक वॉर हुई, जिसका दुनिया के ऊपर ये नुकसानात, ये कॉन्सिक्वेंसेज, रिप्रिकॉशंस दुनिया को देखना पड़ी। इसको आप लिखेंगे पहले मार्कर से, फिर इसके मुख्तलिफ कॉजेज, सब हेडिंग्स होंगी। सब हेडिंग्स के बाद आप फिर दूसरा मेन हेडर होगा, एक्सप्लेन इट्स डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट्स ऑन पाकिस्तान। इसके क्या इम्पैक्ट्स है पाकिस्तान के ऊपर। दूसरी हेडिंग, पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स बताएं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स बताएं। ठीक है,
उसके अलावा सोशल इम्पैक्ट्स बताएं। जितने भी आपको इम्पैक्ट्स नज़र आते हैं आप उनको, या फिर आप इनके उसके इम्पैक्ट्स इंडिविजुअल लेवल पे बता सकते हैं, इसके इम्पैक्ट्स आप स्टेट लेवल पे बता सकते हैं, राइट। ये आपकी मर्जी। ये जब हम सवाल करना सीखेंगे तो वील टेल यू डिफरेंट वेज टू टैकल अ क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्या है, मेन इंक्वायरी और इंक्वायरी के सब हेडिंग्स। thirdly, and it's severe lessons for the country's survival। पाकिस्तान को में सीखने को क्या मिला, पाकिस्तान का वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। थर्ड, ये सब करने के बाद एंड में आपका होगा नंबर 1 इंट्रोडक्शन, मेन हेडर, फिर उसके बाद इंक्वायरी नंबर 1, इंक्वायरी नंबर 2, इसमें 3 इंक्वायरीज हैं, फिर उसके बाद इंक्वायरी नंबर 3, फिर एंड पे आपके आखिर में होगा क्रिटिकल एनालिसिस। मार्क माय वर्ड्स, करंट अफेयर्स में कंक्लूजन की हेडिंग नहीं होती, क्रिटिकल एनालिसिस। कंक्लूजन की जगह यू विल राइट क्रिटिकल एनालिसिस, और इसमें आप अपनी राय से आगाह करेंगे, चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप कहेंगे कि मेरी राय ये है, या इस तरह कुछ करना चाहिए, दुनिया के इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को या पीस ट्रीटीज जो हैं उनको रिवाइव करना चाहिए, या यू विल गिव योर टेक ऑन द मैटर। आपका टेक निहायत ही ज़रूरी है। 10 किताबों का आप हवाला दें, आपकी राय उसमें मौजूद नहीं होगी तो इट्स एज गुड एज नॉट आंसरिंग इट। अच्छा, इसमें मैंने आपको इसी सवाल को ना लिखने का तरीका यहाँ पे मेंशन किया है। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आप रीराइट करेंगे पेपर के ऊपर। रीराइट एज इन के पहले के 2 लफ्ज लिख के डॉट डॉट डॉट, आखिरी के 2 लफ्ज मार्कर से, एक लाइन छोड़ के इंट्रोडक्शन। या फिर एक तरीका ये हो सकता है, दूसरा तरीका इस सवाल को मैं आपको बहुत ना बिल्कुल ना चबा चबा के आपको समझा रहा हूँ। कुछ लोगों को ये चीज़ें पता होंगी कैसे करते हैं, कुछ लोगों को नहीं पता। मैं बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से आपको समझा रहा हूँ। ये जो स्टेटमेंट है इसको आप कैसे लिखेंगे, डिस्कस द कोर कॉजेज ऑफ रूसो यूक्रेन वॉर विच हैज कंसिडरेबल blah 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 and its devastating impacts on Pakistan, comma, and the severe lessons for the country's survival, कॉलन लगा के ऐसे इसको लिखेंगे, या फिर इसको डिस्कस डॉट 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 कंट्री सर्वाइवल, जो आपको बेहतर लगे। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन मार्कर से, फिर उसके बाद इंक्वायरी नंबर 1 जो मैंने आपको इंक्वायरीज बताई हैं, इंक्वायरीज के अंदर 3 से 4 सब हेडर्स लाजिमन। फिर इंक्वायरी नंबर 2, अगर तीसरी इंक्वायरी है तो उसके बाद इंक्वायरी नंबर 3। हर इंक्वायरी में 3 से 4 आपके सब हेडर्स हों, आखिर में क्रिटिकल एनालिसिस। दिस इज हाउ यू आंसर अ क्वेश्चन इन करंट अफेयर्स। अच्छा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं जिनको लाजिमन आपने तैयार करना है वो क्या क्या है। सबसे पहले रूसो यूक्रेन इशू, ठीक, ताइवान क्राइसिस, कोल्ड वॉर 2.0, BRI वर्सेस B3W। अभी आप BRI को ऐसे ही तैयार नहीं करेंगे, BRI को या आप साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट के साथ कनेक्ट करेंगे, या इसको आप BW3 के साथ कनेक्ट करेंगे, सवालात इस वे में आएंगे, या इंडो पैसिफिक जो आपकी कॉन्फ्लिक्ट है उसके साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक, इंडो पैसिफिक की जो पॉलिटिक्स है उसको आपने तैयार करना होगा, और मैं आपको ये चीजें 1 बाय 1 पढ़ाऊंगा भी। वर्ल्ड इन फ्लक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिपोलर जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर था उससे हम मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रहे हैं। मल्टीपोलैरिटी की तरफ जाने का जो अमल है, क्या हम जा चुके हैं, जा रहे हैं, जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, इस पे आपके पास बेहतरीन किस्म के आर्गुमेंट्स तैयार होने चाहिए। मैं जो लास्ट बैच के साथ इस चीज को मैं बहुत ज्यादा डिस्कस करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मल्टीपोलैरिटी हर चीज में पूछी जाएगी। दैट्स द रीजन इस चीज के ऊपर मैं जोर देता हूँ, ऐसे के स्टेटमेंट्स जब बनाता हूँ, ताकि स्टूडेंट्स को ये चीज उनके काम आए।
फिर दोबारा मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये चीज जितनी बार मैं कहूँ कम है। अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करते वक्त बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल। अपने लिए बोझ ना बनाए, अपने लिए आसानियां क्रिएट करें। सीएसएस में हर सब्जेक्ट कनेक्टेड होना चाहिए। अगर आप पास होना चाहते हैं, योर सब्जेक्ट शुड बी कनेक्टेड लाजिमन। किसी अच्छे उस्ताद से पूछ के आप अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। बी वेरी केयरफुल। इनफैक्ट 2-3 उस्तादों से पूछे, मैं तो कहता हूँ जिन पे आपका भरोसा हो, तब जाके आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। और इस तरह नहीं कि उसने पास किया है या उसने ये किया है। पूछें उससे क्यों आप जो मुझे सजेस्ट कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, क्या इसमें रीजन है। लाजिमन ये करके आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिक जितने भी इश्यूज हैं, सबका आपको नो हाउ होना चाहिए, और सबके ऊपर आपको हर एंगल से, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, सोशल, ठीक है, हर लेवल पे, और क्रिटिकल एनालिसिस भी आपको करना आता हो कि यार आपकी राय एक हो हर चीज के बारे में। राय उस वक्त बनती है जब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, और राय के बगैर सीएसएस में लिखना बड़ा मुश्किल है। रीजनल पॉलिटिक्स ऑफ साउथ एशिया, क्या चल रहा है साउथ एशिया में। क्राइसिस इन यूरोप, एंड ऑफ यूरोसेंट्रिक पॉलिटिक्स, ये बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूरोपियन जो मॉडल था पॉलिटिक्स का, वो चेंज होने जा रहा है। जब चेंज होगा, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बना कहां से, फिर उसके बाद क्या क्या हालात इसने वेदर किए, क्यों टूट रहा है, जब टूटेगा उसके बाद क्या होगा। हर चीज को ना आपने डिफरेंट एंगल से इसके बारे में सोचना है। क्लाइमेट पॉलिटिक्स, वेरी हॉट टॉपिक। इज वर्ल्ड वॉर 3 इन द मेकिंग। ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे तो एंड पे फिर यही आपके पास एक सवाल आपके जहन में आएगा कि अच्छा दुनिया इस तरह है तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हम जा रहे हैं। और इसके बाद एक और टॉपिक जो ये चीज बनाने के बाद वो टॉपिक आई है, rapprochement of Kingdom of Saudi Arabia and Islamic Republic of Iran। इस वे में इसको देखें, चाइनाज ग्लोबल रोल, इस वे में इसको पढ़ें, या फिर थॉ ऑफ रिलेशन, थॉ ऑफ कोल्ड रिलेशन इन मिडल ईस्ट, वेरी हॉट टॉपिक। ठीक, तो ये चंद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बाकी छोटे मोटे टॉपिक्स इसके बीच में आते हैं या इसके अंदर से ही आप तैयार करते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हैं, इनको आपने तैयार कर लिया तो आप इजीली 60 से अबव मार्क्स ले सकते हैं। अब इसके बाद मिसाल के तौर पर ये टॉपिक है रूसो यूक्रेन वॉर की। वॉर का सबको पता होता है कि क्या हुआ, कि जनाब नेटो एक्सपैंड हो रहा था, पुतिन ने कहा कि ना एक्सपैंड करो, पुतिन की बात नहीं मानी गई। पुतिन ने फिर अपनी आर्मी स्टैंड बाय पे रखी, फिर वॉर हुई। वॉर के अंदर पहले तो 2016 में क्राइमिया एनेक्स हुआ था, फिर खैरसोन, ज़पोरोजिया, लुहांस्क, डोनेस्क, ये सारा कंट्रोल हुआ। फिर वेस्ट ने साथ दिया यूक्रेन का, ठीक है। और फिर उसके अलावा यहाँ पे जो आपका क्या नाम है उस बंदे का, वैगनार, वर्गनार जो है इनके, उनका एक म्यूटिनी हुई, राइट। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। लेकिन ये सब हुआ क्यों, व्हाई इट ऑल हैपेंड, जब तक वो आइडिया आपके जहन में ना हो आप इसको प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर सकते। आप सिर्फ फैक्ट्स लिखेंगे, और करंट अफेयर का पेपर फैक्ट बुक नहीं है। इट इज नॉट अ फैक्ट बुक। आप अगर फैक्ट्स वन बाय वन लिखें, बेशक मार्कर से लिखें, टेबल बना के लिखें, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। फैक्ट गूगल देता है, ब्यूरोक्रेट चीजों को एनालाइज करता है।
एक राय देता है, क्योंकि आप उस लेवल पे जा रहे हो जहाँ पे आप पाकिस्तान के मसलों का हल ढूंढोगे। आप अपने लेजिस्लेचर को, पाकिस्तान के अंदर बदबख्ती से लेजिस्लेचर बहुत कम कोई पढ़ा लिखा होता है, जाली डिग्रियां लेके लोग पहुंच जाते हैं और कानून साज होते हैं। वो आपका काम क्या है? उनको प्रॉपर गाइड करना, उनके दिमाग में ये चीज डालना कि जनाब आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये बात आपको माननी पड़ेगी, दिस इज ब्यूरोक्रेसी, राइट? तो आपके पास उस टाइप की मेंटेलिटी होनी चाहिए अगर आपने पास होना है और आपने अच्छा ब्यूरोक्रेट बनना है। और लोग ढूंढते भी यही हैं, पीपल लुक फॉर दिस थिंग। अच्छा जी, क्यों आखिरकार यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई? क्यों? कौन बताना चाहेगा? Why it happened? अभी बोलिए आफ्ताब, आपकी आवाज नहीं आ रही प्रॉपर। जी सर, अभी आ रही है आवाज मेरी? जी जी, अभी आ रही है, बोलिए। सर असल में जो है ना, रशिया और यूक्रेन की वार इस वजह से हुई क्योंकि अमेरिका चाह रहा था, ये नेटो चाह रहा था कि यूक्रेन यूक्रेन जो है ना वो भी हमारा हिस्सा बन जाए। ठीक है। तो उसके बाद फिर रशिया के पास जो है ना कोई स्ट्रेटजिक डेप्थ वगैरह कुछ नहीं थी, क्योंकि जियोग्राफिकली रशिया जो है काफी बैकवर्ड एरिया है। तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी, और वो थी यूक्रेन, जो कि उसके लिए स्ट्रेटजिक डेप्थ के तौर पे एज ए बफर जोन। प्लेस थी। हाँ। तो बिल्कुल। फिर नेटो यूक्रेन को अपना हिस्सा वो करने की कोशिश की। फिर रशिया ने कई मरतब उसे कहा कि ना करो ना करो, फिर उन्होंने मजीद वो की, फिर रशिया ने चढ़ाई कर दी उनके ऊपर। सो आई थिंक दैट्स द रीजन, वेल इफ आई एम डन, इट्स अ नॉट वेरी रॉन्ग। गुड, नो नो, यू आर राइट, यू क्वाइट राइट। नेटो एक्सपेंशन, बिल्कुल। अच्छा, और कोई रीजन, कोई और बताना चाहे? अक्सा ने लिखा है ओवर लैंड एंड टेरिटरी। ठीक, मेरा सवाल ये है, व्हाई रशिया एंड यूक्रेन? अच्छा, ये दो मुल्क इसमें इन्वॉल्व हैं डायरेक्टली, डायरेक्ट एक्टर्स हैं इस जो वॉर है, जो पॉलिटिकल रिलेशन, जो इंटरनेशनल रिलेशंस है इनके बीच में वॉर की शक्ल में। तो व्हाट इज देयर माइंडसेट? व्हाट इज रशियाज माइंडसेट? कौन बताना चाहेगा? व्हाट कुड बी रशियाज माइंडसेट आपके हिसाब से? इस चीज को सबने देखा होगा, एवरीबॉडी मस्ट हैव लुक्ड इनटू इट। कोई भी सवाल सही गलत नहीं होता, सॉरी, कोई भी जवाब गलत सही नहीं होता। मेरे लिए आपकी पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है। एक दफा गलत होंगे, दूसरी दफा आप ठीक होंगे। क्या हो सकती सर है बट जी सर ये जी जी, बोलिए बोलिए अपना। सर ये जो रशिया, अकॉर्डिंग टू रशिया जो है सर, ये उसके लिए सर जैसे कहते हैं ना भाई, एक भाई जैसे उसके घर में जाके इन्होंने सर उसको भाई टारगेट किया सर। तो सर जो यूक्रेन वाले लोगों ने ना सर, तो सर रशिया जो है वो किसी हद तक भी सर जो है ना जा सकता है, क्योंकि सर जो इंटरनेशनल लेवल पे ना कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं है अभी। इतने ये जो बड़े बड़े सर इदारे बने हुए हैं सर, हर कोई खामोश है। तो रशिया सर अपनी जंग लड़ रहा है उस पे, चाहे जितने रशिया, मर्जी। यू मीन टू से रशिया की मेंटेलिटी है एप्रीहेंशन की। रशिया स्कैर्ड, डरा हुआ है, और अपनी वो कर रहा है, अपनी मदद आप कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प, जो आईआर जी कहता जी है, रियलिज्म। ठीक जी जी रदा। सर।
गुड आसफा, वेरी वेल डन। इट इज ऑल्सो अ रीजन। ये रशिया की मेंटेलिटी जो आपने बोली है, बहुत खूब आपने इस चीज को पकड़ा है। ये अभी नहीं, बहुत पहले से यही मेंटेलिटी है। जी रिदा, कौन बात करना चाह रहा था? किसी ने? सर मेरे ख्याल में रशिया पहले एक सुपर पावर था, उसके बाद अमेरिका बन गया सुपर पावर। इस वजह से इसकी रशिया की यही माइंडसेट है कि बैकग्राउंड इसकी सुपर पावर की वजह से दोबारा वो बनना चाह रहा है। अब चाइना भी मैदान में आ गया है जैसे। गुड, गुड रीजन कि लोस्ट Sir, अपनी लॉस्ट ग्लोरी को वो लाना चाहते हैं। जी मैं Sir, what I believe is that if NATO comes, like if Ukraine becomes a part of NATO, sir, so it would give USA a chance to come close to the border of Russia. So it would make it easier for them to go for the surveillance. वो surveillance वगैरह रशिया के ऊपर करना चाहेगा and control the all the what their tackles and everything, sir. राइट। बिल्कुल, आप और आफ्ताब एग्रीइंग है कि बफर जोन नहीं होगा, रिकॉनेसांस लेना आसान हो जाएगा यूएसए के लिए और रशिया और वीक हो जाएगा। बट और कोई पॉइंट? चले, मैं अपनी टेक बताता हूँ इस पे। देखिए, रशिया का सबसे बड़ा जो डर है, इवन व्हेन इट वाज रशियन एम्पायर, रशिया के पास लैंड मास बहुत बड़ा है, रिसोर्सेज बहुत अच्छी हैं, इट हैज एवरीथिंग। लेकिन रशिया इज अ प्रिजनर ऑफ ज्योग्राफी। टिम मार्शल की किताब है प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी। मैं बारहा ये कहता हूँ, आई रेड दैट बुक अबाउट अ ईयर बिफोर रूसो यूक्रेन वॉर, और मुझे पता था कि वॉर उसमें होगी। When I was preparing for my CSS, I luckily read that book, और मैंने अपने स्टूडेंट्स को, हर बैच को एज मस्ट मैं बताता हूँ, प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी टिम मार्शल के पढ़े हैं, लाजिम। देखिए, रशिया जो है अव्वल से लेकर एवरी कंट्री, जिस तरह असद ने कहा, हर कंट्री को अल्टीमेट, जो हर कंट्री का ना जो नेशनल इंटरेस्ट होता है, जो अचीव करना चाहता है, दैट इज ग्लोबल हेजिमनी, जिसको आम लफ्ज में सुपर पावर स्टेटस कहा जाता है। राइट? रशिया के पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो ये सब नहीं कर पा रहा। जब वो सुपर पावर के लेवल पे गया भी था, तो उस वक्त भी सुप्रीम वो नहीं था। कोल्ड वॉर, एक ब्लॉक उसके सामने है, उसको रोका गया। रशिया की ज्योग्राफी जो है वो हमेशा से रशिया को तंग करती है। नंबर वन, रशिया का वार्म वाटर्स पे एक्सेस नहीं है। आप ऊपर से जाएं तो आपके आर्कटिक ओशन है जो नेविगेबल नहीं है। आप नीचे कॉकसस के पास आए तो वहां पे ब्लैक सी है। ब्लैक सी से आप बाहर निकले तो टर्की जैसा मुल्क है। डार्डनल्स और बॉस्फोरस से आपको गुजरना पड़ता है। स्ट्रेट, पहले दिन मैंने जब कहा था स्ट्रेट्स क्या चीजें हैं, चोक पॉइंट्स। ठीक, दूसरी तरफ पोलैंड है। पोलैंड के एक कोने पे छोटा सा रशिया का हिस्सा है, दैट इज रशिया। आपके एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया जो है, आपके बाल्टिक स्टेट्स, उनके पास छोटा सा हिस्सा है रशिया का, वही रशियन पोर्ट है। लेकिन पोलैंड के बीच में से जाना पड़ता है बाल्टिक से होते हुए। अब रशिया की सबसे बड़ी मजबूरी, रशिया का माइंडसेट आपको बता रहा हूँ, सबसे बड़ी मजबूरी ये ज्योग्राफी, मैरीटाइम एक्सेस उसके पास नहीं है। ठीक, चलो क्राइमिया उसने एनेक्स कर लिया। सिवास्टोपोल जो है, दैट इज अ वेरी एंशिएंट पोर्ट ऑफ रशिया, दैट इज सिचुएटेड एट द एंड ऑफ क्राइमिया। लेकिन वहां से भी ब्लैक सी से आप अंदर आओ तो बिल्कुल आपके सामने एक चोक पॉइंट है जिसको कहा जाता है बोस्फोरस स्ट्रेट। बोस्फोरस से आप निकलते हो, चलो रशिया से अच्छा ताल्लुकात रखे, आगे फिर दार्दनल्स है। दार्दनल्स से आप निकल के मेडिटेरेनियन पे आ जाओ तो मिडिल ईस्ट के बीच में सुएज कैनाल है, फिर मसला। वहां से आप जिब्राल्टर की तरफ चले जाओ, मेडिटेरेनियन से अटलांटिक की तरफ आप जाओ तो वहां पे आपके पास दूसरा चोक पॉइंट है, जिब्राल्टर जिसका नाम है। तो रशिया इज इंडीड अ प्रिजनर ऑफ ज्योग्राफी, मैरीटाइम। अब लैंड पे आते हैं। रशिया जब एम्पायर था उस वक्त भी रशिया का एम था, अगर मैं मैप खोल सकूं ना तो आपको बेहतर मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। एक सेकंड मुझे दे दीजिएगा, लेट्स ट्राई टू लर्न इट फ्रॉम द मैप, ताकि पूरी जिंदगी आप इसको ना भूल पाए और आपका आंसर डिफरेंट हो बाकी लोगों से।
ओहो, ये तो बहुत छोटा सा मैप निकला। इट्स इनफ टू अंडरस्टैंड। आई होप ये आप सबको मैप नजर आ रही है, नक्शा नजर आ रहा है आपको। जी सर। देखिएगा, रशिया का हमेशा से ये एम रहा है कि ये रशिया जो है, यहाँ पे आपका एक माउंटेन रेंज है जिसको कहा जाता है उराल। यहाँ पे यहाँ से थोड़ा सा आगे है इस वे में उराल, और हैवी माउंटेन रेंजेस है। रशिया का 20% यूरोप के साइड पे है, 80% साइबेरिया का रीजन एशिया के साइड पे। और ये उराल जो है, ये कोई छोटे मोटे माउंटेन्स नहीं है, बड़े माउंटेन्स। अब इसके बाद इस तरफ पे आप चले आए जहाँ पे आर्मेनिया अजरबैजान है, ठीक है, आर्मेनिया अजरबैजान जॉर्जिया वगैरह। यहाँ पे कॉकसस है, बड़े माउंटेन रेंजेस। कॉकसस, कॉकसस से नीचे ईरान और आपका टर्की है। अब यहाँ पे आप आ जाएं तो यहाँ पे एल्प्स हैं, इटली के ऊपर बड़े माउंटेन रेंजेस मैं आपको बता रहा हूँ यूरोप के। यहाँ पे एल्प्स हैं, ठीक। और यहाँ पे आपके कारपैथियंस हैं। अब ये जो जगह है जर्मनी से लेके ऑल द वे तक यहाँ तक, इनको कहा जाता है यूरोपियन प्लेन्स। ये बिल्कुल ना खूबसूरत और इस तरह की जगह हैं कि जहाँ पे गंदम उगती है, फ्लैट सरफेस है, फ्लैट बिल्कुल। यहाँ से जब निकला हिटलर, कोई हिटलर को रोक नहीं सका, वो पहुंचा मॉस्को। यहाँ से नेपोलियन बोनापार्टे निकला, कोई उसको रोक नहीं सका, वो पहुंचा मॉस्को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेचुरल डिफेंस नहीं है, राइट। अब रशिया को ये 20% अजीज क्यों है? आप सोच रहे होंगे कि रशिया इधर क्यों नहीं चला जाता, उस तरफ चला जाए। इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि ये जो 20% है, जितनी आपकी इंडस्ट्रीज है रशिया की, कारखाने यहाँ मौजूद, कैपिटल यहाँ मौजूद, ब्यूरोक्रेसी यहाँ मौजूद, आर्मी गैरिजन्स यहाँ मौजूद, एवरीथिंग दैट रशिया नीड्स बैडली फॉर इट्स सर्वाइवल आर प्रेजेंट हियर। अब जो छोटा जो एरिया मैं कह रहा था ना, ये रशिया का एरिया है। अब बेलारूस से होते हुए आपको इस तरह घूम फिर के यहाँ पहुंचना पड़ता, या यहाँ से। तो रशिया जब एम्पायर भी था, उस वक्त से लेके जब तक रशिया आपका यूएसएसआर जब बना था उस वक्त भी, और जब रशियन एम्पायर था, इसका एम हमेशा से है कि यहाँ पे कारपैथियंस तक मैंने पहुंचना है, यहाँ कारपैथियंस तक पहुंचना है, ताकि नीचे से उराल मुझे महफूज रखें, यहाँ से कारपैथियन रखें, और यहाँ से कॉकसस। इधर से तो कोई मसला नहीं है, साइबेरिया, राइट। साइबेरिया -डिग्रीज में उसकी टेम्परेचर्स होते हैं। रशिया के लिए वो इम्पोर्टेंट सिर्फ इसलिए है कि रशिया वहां से गैस और पेट्रोलियम निकालता है। तो यहाँ तक तो बहुत दफा अचीव कर चुका है, इन सबको मिलाकर, ठीक, इन सबको मिलाकर यहाँ तक तो ये अचीव कर चुका है, यूएसएसआर के टाइम पे भी और पहले भी। पहले यहाँ तक कहीं तक था रशिया पोलैंड के बीच तक, लेकिन यूएसएसआर में, यूएसएसआर जब इसकी शक्ल थी, यूएसएसआर कोल्ड वॉर के टाइम पे यहाँ तक जर्मनी के बीच तक ये पहुंचा था। अब रशिया की मेंटेलिटी ये है कि मैं उस वक्त तक सेफ ना होऊंगा जब तक कि ये मुझे नेचुरल डिफेंस नहीं मिलता, क्योंकि वल्नरेबल हूं। हिटलर पहुंच सकता है यहाँ पे, ठीक है, नेपोलियन पहुंच सकता है, तो कोई भी मुल्क आके मुझे इन्वेड कर सकता है, राइट। मैं कब तक उसको रोकूंगा? अब यूक्रेन की मेंटेलिटी क्या है? यूक्रेन समझता है कि रूस जो है, रूस जिसमें रशिया, ये देखें रशिया, द लैंड ऑफ रूस, ये कहता है रूस जो है
रूस की शुरुआत कीव से हुई थी, कीवन एम्पायर था जो इसका अभी भी कैपिटल है। रशियन जो एम्पायर की बुनियाद हुई थी वो कीव से हुई थी, कीव एम्पायर से। तो हम इससे रशिया से सुपीरियर हैं, ठीक। वी शुड बी द लीडर्स, नॉट रशिया। रशिया ने पहले भी हमें अपने आकाओं पे कब्जा किया, अब दोबारा नहीं कर सकता। तो ये इंडिपेंडेंस चाहते हैं और इनको ये पता है कि जब तक कि हम नेटो का हिस्सा नहीं बनते हम सेफ नहीं है। पहले नेटो का हिस्सा बनेंगे, फिर यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनेंगे और फिर यूरोप के जो फवायद हैं शेंजन रीजन के वो हमें मिलेंगे, ठीक। अब अमेरिका, यूएसए इसमें क्या कर रहा है? यूएसए के टाइम पे जब कोल्ड वॉर था, इस साइड पे यहाँ पे बर्लिन के बिल्कुल बीचों बीच, जिसको आपके चर्चिल ने कहा था कि आई एम सीइंग एन आयरन कर्टन डिसेंडिंग फ्रॉम बाल्टिक इन द नॉर्थ ऑल द वे टू एड्रियाटिक इन द साउथ, ठीक। रशिया यहाँ तक यूएसएसआर था, ये आपका वेस्ट था, ये आपका यूएसएसआर पूरा, ये एसएफएसआर था, फेडरेशन था सोवियत रिपब्लिक्स का। बाकी यूक्रेन, बेलारूस, ये सारे, पोलैंड का थोड़ा हिस्सा, ठीक है, जर्मनी का थोड़ा हिस्सा, चेक रिपब्लिक हो गया, बाकी ये मोल्दोवा हो गया, इधर से अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ऑल द वे टू अफगानिस्तान के बॉर्डर तक, ये सारा यूएसएसआर। अब उस वक्त दो अलायंसेस बनी। वेस्ट ने कहा कि भाई आओ हम मिल के अपने पैसे, अपने फौज एक जगह पे पूल करते हैं ताकि हमें जरूरत पड़े तो एक साथ मुकाबला करें। उसको कहा जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आर्टिकल 4 इसका कहता है कि जब भी हम में से किसी एक पे मुसीबत आए तो सारे जाके वहां सर्वे करेंगे। आर्टिकल 5 कहता है कि 1 अगेंस्ट ऑल अगेंस्ट 1, एक पे भी हमला हो तो हम सारे मिलके करेंगे। 1949 इसको देखकर यूएसएसआर भी एक पैक्ट बनाता है 1958 में, आई थिंक 50s के अंदर। वॉर्सो असल में पोलैंड का कैपिटल है। पोलैंड में बैठ के यूएसएसआर के जितने भी लीडर्स हैं वो वॉर्सो पैक्ट या वॉर्सो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। नेटो के मुकाबले में ये भी अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। फिर क्या होता है कि रशिया सिर्फ और सिर्फ मिसाइल बनाने में या स्पेस में रेस करता है यूएसए के साथ, लेकिन यूएसए एक नई चीज सीखता है जिसको कहा जाता है हेजिमनी ऑफ कंसेंट। मीडिया के जरिए अपने आप को इस कदर दुनिया में बेचता है कि आज भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक इज्जतदार बंदा अपनी गाड़ी लेके मैकडॉनल्ड्स में जाके बेवकूफों की तरह 3-4 काउंटर्स में फिर के 2 बर्गर उठा के वहां से आता है और उसको खुशी मिलती है। दैट इज कॉल्ड हेजिमनी ऑफ कंसेंट। क्यों? क्योंकि हम मूवीज हॉलीवुड की देखते हैं, कपड़े लेवाइस के पहनते हैं, सोच हमारी कि कन्वर्टेबल कार हो, ब्लॉन्डी हमारे पास बैठी हुई हो, हवा चल रही हो, उसके बाल उड़े, सिगार मेरे मुंह में हो। क्यों? क्योंकि ओवर द जनरेशंस हमें ये चीजें दिखाई गई हैं। 2 किस्म की फतुहात होती हैं, एक हेजिमनी बाय कोवर्जन, कि आपके ऊपर कोई तसल्लुत हो, आप पे जुल्म करे और आपकी जो आजादी है उसको छीन ले। दूसरा हेजिमनी ऑफ कॉन्सेंट, किताबों के जरिए, मीडिया के जरिए चीजों को इतना ग्लोरीफाई किया जाए कि आपको लगे कि नहीं यही जिंदगी है। कैपिटलिज्म को आप पढ़ें, नियो इंपीरियलिज्म है, आपको गुलाम बनाया जाता है, लेकिन हर कोई कहता है नहीं नहीं कैपिटलिज्म इज द बेस्ट वे, ठीक। आपका खाना, मैकडॉनल्ड्स में आप बर्गर खाते हो, सेहत आपकी खराब, शुगर के मरीज आप बनते हो, गाड़ी लेके फिर रहे हो वहां पे एक बर्गर के लिए, ठीक, बेशर्मों की तरह। डोंट टेक माय वर्ड्स रॉन्ग, ठीक है। और फिर मैं जब जाता हूं कहीं पे बड़ी मजबूरी से
क्योंकि हमारे आसपास भी ऐसे लोग हैं जो इस चीज को नहीं मानते और हम उनको खफा नहीं कर सकते, चले जाते हैं तो लोग छुरी कांटे से खा रहे होते हैं बड़े मजे से। उनको ये चीज नहीं पता कि छुरी कांटे की इब्तिदा कहाँ से हुई। हम उस वक्त सिविलाइजेशन थे, इंडिया अपने में सिविलाइजेशन था। हम जो नॉर्थ के लोग थे, खुरासान एम्पायर, टर्किक एक निज़ाम था, इल्म में आगे, कल्चर में आगे, फैशन में आगे, सोच में आगे। ये लोग, यूरोप के लोग उस वक्त इस कदर गंदे और गलीज थे कि ये खाने को हाथ लगाते थे वो कंटामिनेट होता था बार बार उस वक्त। और डॉक्टर्स भी हमारे ईस्ट से, कोई अरब डॉक्टर, कोई टर्क डॉक्टर, कोई इंडियन हकीम, ठीक, उनसे नॉलेज सीखते थे। वहां पे गए, ठीक है, उनको कहा कि भाई तुम इतने गंदे हो कि तुम खाने को हाथ मत लगाओ क्योंकि वो खाना कंटामिनेट होता है और प्लेग और इस तरह की गंदी बीमारियां आती हैं। इस कदर लोग मरे यूरोप में कि वहाँ का एनवायरनमेंट बदला है, ठीक है। तब उन्होंने कहा कि खाने और तुम्हारे हाथ के बीच में कोई यूटेंसिल होना चाहिए, कोई मेटल होना चाहिए, जैसे सिल्वर है जो एंटाई वो हो, जर्म्स हो। उन्होंने खाना शुरू किया और आजकल हमें पता ही नहीं है, लोग बड़े मजे से उल्टे हाथ से, उन्होंने फॉक पकड़ा होता है सीधे हाथ से, छुरी कांटे से काट के खाते हैं। और जो बंदा मेरी तरह जाके हाथ से खाए, कहते हैं देखो पता नहीं कौन आया हुआ है। मुझे बड़ा मजा आता है उनकी बेवकूफ़ी देखते हुए। खैर, इसको कहते हैं हेजिमनी ऑफ कंसेंट। बताने का मकसद क्या है कि उस वक्त यहाँ का गोरबचोव गया, क्योंकि रूसो अफगान वॉर के बीच में चीज़ें कुछ ख़राब हो गई थी, लोग तंग थे जंग से। तो इसने कहा कि थोड़ा सा अमेरिकनाइजेशन लाते हैं। तो उसने दो पॉलिसीज वो 1980s में लेके आया, जिसका नाम है ग्लासनोस्ट, ग्लासनोस्ट पेरेस्ट्रोइका। उसने कहा कि भाई दो काम करते हैं, ज़रा सा मीडिया को आज़ाद कर देते हैं, लोग खुश हो जाएंगे। दूसरा, कुछ जगहों पे डेमोक्रेसी अपना के इलेक्शंस करते हैं। तो हुआ क्या, मीडिया को आज़ाद किया तो उसके अपने मीडिया ने हेजिमनी ऑफ कंसेंट की वजह से अपने खिलाफ बात करना शुरू कर दिया। उनको भी वही चीज़ें चाहिए थी जो अमेरिका में रोनाल्ड रेगन मूवी एक्टर टर्न्ड इनटू हॉलीवुड स्टार वो दिखा रहा था, अमेरिकन ड्रीम, राइट। ये नहीं देख रहे थे कि वहां पे अफ्रीकन अमेरिकन पे क्या जुल्म हो रहा है, रेड इंडियंस पे, वो नहीं दिखाते। तो इन लोगों ने अपने खिलाफ बातें की। अब लोग, सीधे साधे लोग, कभी कहते हैं जिए भुट्टो, कभी कहते हैं अगली बारी फिर शेर की, कभी कहते हैं बल्ले पे वोट देंगे। हम तो ऐसे ही है ना, हमें सोचते नहीं है, हमें जो बताया जाता है हम फॉलो करते हैं। रशियंस भी इंसान ही थे हमारी तरह। उन्होंने कहा नहीं, हम तो बर्बादी में है। अपने खिलाफ उन्होंने बात, तहरीकें शुरू कर दी। दूसरा, पेरेस्ट्रोइका जब हुआ तो कम्युनिज्म में स्टेट ओन चीजें होती हैं, वहां पे ओलिगार्की बनी। जितने भी आपके रिच लोग, ओलिगार्की, ठीक है, इट्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें चंद रिच पीपल की गवर्नमेंट होती है। जितने भी आपके जनरल्स वगैरह थे, जो पैसे उन्होंने कमाए थे, अब तो लेजिटिमेसी के साथ वो आगे आए। तो ओलिगार्की, एक लीडर से निकल के बहुत से लोगों के पास हुकूमत चली गई, चंद लोगों के पास, ठीक है, आज तक मौजूद है रशिया में, जिसकी वजह से बर्लिन वॉल यहां से गिर गई। लोगों ने उठ के बर्लिन के अंदर से बर्लिन वॉल को गिरा दिया। यहाँ पे बर्लिन है, बर्लिन के बीच में वॉल थी, और इस तरह एक सिंबॉलिक वॉल थी जिसको गिराया गया। और इस तरह यूएसएसआर आहिस्ता आहिस्ता, 1989 में ये हुआ, 1992 तक 12 आई थिंक स्टेट्स अलग हुई रशिया से। तो रशिया को यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा कि फिक्र मत करें, हम लोग नेटो को कभी भी यहां से आगे लेके नहीं आएंगे, तुम वार्सा पैक्ट अपनी खत्म करो, क्योंकि तुम्हारे कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो गई, वार्सा पैक्ट टूट गया। रशिया ने कहा मुझे तुम क्या गारंटीज दे सकते हो। यूएसए ने कहा सर गारंटीज की क्या जरूरत है, आप भरोसा करें, हम जबान देते हैं, ठीक। तो ये जर्मनी अलग हुआ, रशिया यहाँ तक आ गया अपने इस करंट बॉर्डर पे, यूक्रेन बना, बेलारूस, ये सारी चीजें, पोलैंड और जर्मनी सब आजाद हुई, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह वगैरह सब बने। तो उसके बाद क्या हुआ, यहां तक आपका नेटो था, उस वक्त यहां तक नेटो था। अभी नेटो बिल्कुल ना यहां तक पहुंच चुका। अब
ये भी चला गया तो नेटो जो है वो रशिया के बिल्कुल बैकयार्ड पे चला आएगा और रशिया के पास ना भागने की जगह, पीछे जाए उराल माउंटेन्स, आगे जाए तो आर्कटिक सी, यहाँ पे आए तो बॉस्फोरस स्ट्रेट, यहाँ पे निकल के चला जाए, यहाँ से किसी तरह निकल के घूम फिर के ऐसे आए तो यहाँ पे जिब्राल्टर, ठीक है, यहाँ पे फिर वेस्ट की जगह, इट्स लैंडलॉक्ड। जिसकी वजह से पुतिन ने कहा कि भाई वॉर नहीं करते। पुतिन ने खत लिखे फ्रांस वालों को, जर्मनी वालों को, बहुत से लोगों के खतूत लिखे, कहा कि बैठ के बात करते हैं, नहीं बात की। फिर रशिया ने बेलारूस में, अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस का लीडर है, रशिया का बहुत अच्छा एलाय, तो उसने यहाँ पे फिर फौजियों को कई दिनों तक मार्च करवाया, नहीं हुआ। फिर इस जगह को कब्जा किया, फिर भी रशिया यूक्रेन चुप नहीं हुआ। और यहाँ पे सबसे जो गंदा स्टेप है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। वो एक सुपर पावर है, उसको यहाँ पे इम्पार्शियलिटी का मुजाहिरा करना चाहिए था, उसने इम्पार्शियलिटी का मुजाहिरा नहीं किया। द वॉर इज प्रोलॉन्गिंग व्हिच हैज वेरी बैड इकोनॉमिक, पॉलिटिकल as well as social repercussions on the world. God forbid it could lead to the third great war, हो सकता है। अब जितने भी मुल्क में दुनिया में देखें, कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ गए, दुनिया का जो एक निज़ाम था वर्ल्ड ऑर्डर का, डॉलर की सुप्रीमेसी थी, वो टूट रही है, ठीक है। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर चेंजिंग। तो जब भी आप लोग किसी भी टॉपिक को देखें तो ये जरूर याद में रखिएगा कि कोई भी चीज एकदम से कहीं से उभर के नहीं आती, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, और ये रीजंस आपको पता हो तो आगे की चीजें पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट, उनको तैयार करना भी बहुत ही आसान है। अच्छा, बहुत से रिवोल्यूशन, रोज रिवोल्यूशन, मैदान रिवोल्यूशन, ठीक है, ऑरेंज रिवोल्यूशन, बहुत सारे रिवोल्यूशन आए। अच्छा, यूक्रेन के अंदर हमेशा से रशिया ने ये कोशिश की है कि प्रो रशियन लीडर हो, देयर शुड बी अ प्रो रशियन लीडर, जिस तरह अलेक्जेंडर लुकाशेंको है आपके बेलारूस में, जिस तरह कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में प्रो रशियन लीडर्स आज भी मौजूद हैं, राइट। लेकिन हुआ क्या कि जॉर्जिया के अंदर पहली दफा ऑरेंज रिवोल्यूशन आया 2008 में, जिसमें प्रो रशियन लीडर को निकाला गया। फिर वो रिवोल्यूशन घूम के यूक्रेन में आया, ये भी 2008 की आई थिंक बात है। दो बंदे थे, विक्टर युशचेंको, विक्टर युकोनोकोविच। ये युकोनोकोविच जो था ये रशियन, प्रो रशियन था, युशचेंको जो था वो रशियन नेशनलिस्ट था। अब इलेक्शन रिग होते थे, युशचेंको जब हारा तो लोगों ने वोट को माना, इलेक्शन को मानने से इनकार कर दिया, और युकोनोकोविच भाग के रशिया चला गया। फिर उसके बाद दूसरी दफा दोबारा युकोनोकोविच जीत गया, लेकिन उसके एरा के अंदर ही लोगों ने फिर उसके खिलाफ बात करना शुरू की, और इस तरह 2016 में उसको वहां से भाग के रशिया में असाइलम लेना पड़ा, और रशिया ने पहली दफा डर के मारे क्राइमिया पे कब्जा किया हुआ था। तो कहीं ना कहीं यूक्रेन के अंदर भी बहुत सी ऐसी सॉवरेंटी को उसके बहुत दफा खतरा लाहक हुआ है। रशिया की अपना डर, यूक्रेन का अपना डर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यहाँ पे इम्पार्शियलिटी का मुजाहिरा कर सकता था, यूनाइटेड नेशन उसको सॉल्व कर सकता था, सिक्योरिटी काउंसिल सॉल्व वहां पे करे। तो अगेन यूनाइटेड नेशन में क्या इशू है, कोई भी फैसला P5 से के बगैर नहीं किया जा सकता। P5 परमानेंट 5 कौन कौन, रशिया, फ्रांस, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके, इनमें से कोई भी वीटो करे दुनिया में कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ सकती। कोई भी डिसीजन हो सबको यूनानिमसली हाँ का वोट करना पड़ता है। तो यहाँ पे दो बंदे मुखालिफ, ठीक, चाइना चलो रशिया की तरफ चला गया, बाकी तीन तो वेस्टर्न ब्लॉक पे हैं, तो इसकी वजह से यूनाइटेड नेशन में भी ये सॉल्व नहीं हो सका। करंट सिनेरियो, रशिया के हालात बहुत बुरे, रशिया में म्यूटिनी हो रही है, रशिया के अपने लोग गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए, यूक्रेन को धड़ाधड़ पैसे आ रहे हैं, यूक्रेन का लीडर जाके सेनेट्स में, जिस तरह चर्चिल किसी जमाने में वर्ल्ड वॉर 2 में गया था, वो जाके लोगों से खिताब कर रहे हैं। एक्टर तो वो था ही, क्या नाम है उसका, विक्टर समथिंग उसका नाम है, Zelensky. ज़ेलेंस्की,
यस, विक्टर ज़ेलेंस्की, विक्टर नहीं, आई थिंक व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ही वाज एन एक्टर और वो बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहा है और ये यूएस जो है वेस्टर्न ब्लॉक जो इसको बैक कर रहा है। लेकिन आजकल जो नेटो का एक वो आया था, मैं पिछले दिनों डिप्लोमेट पढ़ रहा था, तो उसको बड़ा कोई रिस्पांस नहीं मिला, अकेला खड़ा है बीच में चेगुवारा की तरह ड्रेस होके। खैर ये मेरी अपनी राय है, आपकी राय डिफरेंट हो सकती है, ठीक। और यूएस का ग्लोबल एम्बिशन है, यूएस अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे वो बैक आउट करता है इस पॉइंट पे, बहुत गलत फैसला लिए बैक आउट करता है, तो यहाँ पे आपका चाइना, इंडिया, ठीक है, ये जो इमर्जिंग पावर्स हैं ये एम्बोल्डेंड हो जाएंगे। तो इट इज अ क्वैगमायर फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। थ्यूसिडाइड ट्रैप में जो फंसा था, अगेन आईआर का कॉन्सेप्ट, थ्यूसिडाइड ट्रैप में जो फंसा था उस ट्रैप से वो अभी उस इंस्नैर से निकल नहीं पा रहा। ग्लोबल रिपरकशंस क्या हो सकती हैं, पॉलिटिकल इसकी रेमिफिकेशंस है, ठीक है, सियासी तौर पे स्टेट्स एम्बोल्डन होंगी, वॉर को एज अ सॉल्यूशन रादर देन डिप्लोमेसी, वॉर को सॉल्यूशन लोग लेंगे, मल्टीपोलैरिटी का एक माहौल बनेगा। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे क्योंकि रशिया इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेंगी। रशिया एंड यूक्रेन बोथ आर द टॉप मोस्ट वीट, WHEAT वाला वीट एक्सपोर्टर्स हैं, दुनिया का स्टेपल फूड वीट है, ठीक है। उसके अलावा जो डॉलर की हेजीमनी थी, जो एक निज़ाम बना था, हर मुल्क अपनी मर्जी से अपनी चीज़ों पैदावार को बेचना शुरू कर देगा, तो गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जो ऑर्गेनाइजेशन बना था ब्रेटन वुड में, अगेन आईआर, ठीक है, उसको जो बाद में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, उसका फिर कोई काम नहीं रहेगा। जो एक निज़ाम नियो इम्पीरियलिज्म का था वो टूटेगा। टूटना अच्छी या बुरी बात वो अलग डिस्कशन, लेकिन एक केओस आ सकता है, इकोनॉमिक केओस, ठीक हो गया। उसके अलावा there could be many possible outcomes, that is for you to decide। हर लेक्चर के बाद आप इस पे लिखेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस आपकी होगी, ठीक। ये छोटा मोटा सा आज का कम टाइम के अंदर मैंने कोशिश की कि एक चीज़ को आपको समझाऊं कि किस वे में आप चीज़ों को देखोगे, ताकि आप खुद भी देखें तो उस वे में आप चीज़ों को देख सकें। अच्छा, आपके के सवालात हैं तो जल्दी जल्दी से पूछिएगा, क्योंकि इन 5 मिनट्स आई हैव अनदर क्लास, ताकि मैं उसके लिए थोड़ा सा फ्रेश होके रेडी हो सकूं। कोई सवालात है तो पूछ लें। सर जब पाकिस्तान सेपरेट हुआ था उस टाइम इंडिया ने भी यूएसए को किया था और पाकिस्तान ने भी यूएसए को अप्रोच किया था, बट उस टाइम रशिया भी वो सुपर पावर की उसमें था, तो पाकिस्तान सुपर पावर को पाकिस्तान ने रशिया को चूज क्यों नहीं किया था? इंडिया ने, असद इंडिया रशिया की तरफ गया था, यूएसए की तरफ नहीं गया था। इंडिया रशिया की तरफ गया था। हम उस वक्त इस हालत में थे कि दो चीजें थी, एक तो इंडिया जो करता था उसका ऑपोजिट हम करते थे, ठीक है, लैक ऑफ लीडरशिप आप कह सकते हैं। अच्छे खासे लीडर्स थे जो किताबों में हम उनके नाम पढ़ते हैं, लेकिन जिन जिन चीज़ों के लिए पाकिस्तान ने अपने दोस्तियां वगैरह की हैं, वो चीज़ें आज हम किताबें पढ़ते हैं तो बड़ा इनकोहेरेंट सा आइडिया लगता है। अमेरिका ने हमें कैपेसिटी बिल्डिंग हमारी की, रशिया वो शायद नहीं कर रहा था या कर भी सकता था, लेकिन हमने इंडिया वहां चला गया तो हम इंडिया के मुखालिफ वाले ब्लॉक में चले गए, ठीक। हमें डर था, अपनी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हमें था। अमेरिका के पास हम गए तो अमेरिका ने हमें फौजी इमदाद दिए, तो जिसकी वजह से, और कुछ एड हमें दिया, जिसकी वजह से आज भी हम किसी न किसी एंगल वे में आज भी उसी वे में हम आगे बढ़ रहे हैं, जबकि इंडिया बहुत दूसरी तरफ चला गया। और मैं भी कहीं ना कहीं समझता हूँ, और एक और इस्लामिक एंगल भी था इसका। इस्लामिक एंगल ऐसे कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था और रशिया में कम्युनिज्म था, ठीक। मुसलमान और ईसाई मुल्क भाई भाई, लेकिन यहाँ पे तो एथीज्म पे बिलीव करते थे। इस्लाम उनका या कोई भी रिलीजन उनका स्टेट रिलीजन नहीं था। तो कहीं ना कहीं इस्लाम भी डेमोक्रेसी की बात करता है, आज़ादी की, और यूएसए में भी डेमोक्रेसी थी, यहाँ पे कम्युनिज्म था। तो चंद चीज़ें उन्होंने हमें बताई, और द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान आप पढ़ लें। और एक और किताब है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग इट्स नेम, बड़ी ज़बरदस्त किताब थी, उसमें आपको ये चीज़ें। अच्छा, हामिद खान की किताब है कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो भी पढ़ने की कोशिश करें।
तो ये चीज़ें इंशाल्लाह आपको समझ आएंगी। लेकिन स्टेट नैरेटिव सीएसएस के पेपर में हमेशा स्टेट नैरेटिव अपना दें। स्टेट नैरेटिव क्या है? इंडिया वेंट टुवर्ड्स रशिया, therefore due to existential crisis Pakistan went towards United States of America. Communism was not in tandem with Islamic political system or democracy. Therefore, Pakistan chose to side with democratic country rather than going towards a communist country. More than that, पाकिस्तान को ये भी डर था कि बिल्कुल ताजिकिस्तान तक यूएसएसआर है तो कहीं यूएसएसआर अफगानिस्तान और हमें भी ना निगल ले फॉर वार्म वाटर्स। तो हमें एक ऐसा एलाइज चाहिए था जो हमारे एक ही टाइम पे इंडिया को भी टैकल कर सके और यूएसएसआर को भी टैकल कर सके। ये चंद चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि ये इसकी रीजंस हो सकती हैं या किताबों से जो मैंने पढ़ी है। कोई और सवाल? लड़कियों का मुझे नहीं पता, आप में से लड़के जितने भी आप में से लड़के लड़कियां होते हैं ना, तो आप लोगों की जल्दी शादियां हो जाती। जैसे रिश्ता था आप यूँ खामोश रहते और माँ बाप समझते अच्छा खामोशी का मतलब हाँ है। तो अभी ना इकराम के 2-2 बच्चे होते, मिर्जा और शफीक के भी 3-4 बच्चे अभी तक होते। खैर चलें जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। और नोट मेकिंग आप ऐसा करें, नोट्स हमेशा मैंने एक दफ़ा कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आए, उनके नोट्स ऐसे थे कि एक टॉपिक उन्होंने पढ़ी और उन्होंने उस टॉपिक पे 4-5 पेजेस लिखे। नोट आप पूरे रशिया के टॉपिक के आपके नोट्स एक पेज के अंदर हो। नोट्स आप बनाएं डायग्राम की शक्ल में, नोट्स आप बनाएं फ्लो चार्ट्स की शक्ल में, नोट्स आप बनाएं छोटे छोटे स्क्रिबिंग्स या स्क्रिबल्स या स्क्रिप्चर्स तो नहीं कह सकते, डूडल्स की शक्ल में आप अपने नोट्स बनाएं। ताकि देखिए नोट्स का मकसद क्या होता है, एग्जाम से एक रात पहले ना इतनी कंफ्यूजन इतनी टेंशन होती है, ना नींद आपकी पूरी, दिन में 2-2 पेपर्स और कोई गैप भी बीच में नहीं। इसकी वजह से आप लोग कोशिश करें कि सिंपल नोट्स बनाएं। सिंपल नोट्स, और सिंपल नोट्स कैसे बनेंगे? जब आप थॉरली तैयारी करेंगी ना और डरेंगी नहीं और आपको लगेगा अच्छा ये तो मुझे याद आ गया, अब मैं एक मैप बनाऊंगी थोड़े बहुत इसके, मैं यूक्रेन एक एरो निकाल के यूक्रेन का ये था हिस्ट्री, ये इसकी इकोनॉमिक्स है, ये इसकी पॉलिटिक्स है, नीचे फिर आप एरोज लगा के सिंपल नोट्स बनाए ताकि एंड में जब आप उनको देखेंगी तो आपको लगेगा कि अच्छा ये तो ऐसा ऐसा था, ताकि आप कड़ियों को जोड़ सकें। ये इसका तरीका है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू। और इंशाल्लाह फिर रेगुलर क्लासेस में मुलाकात होगी। और ऐसे के जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं आप आ जाएं, 10:20 पे इंशाल्लाह क्लास हमारी शुरू हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।